गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास। आज हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था में सामाजिक विकास। देखिए, किशोर अवस्था को व्यापक परिवर्तनों की अवधि कहा जाता है। यह अवधि लगभग 14 वर्ष से 19 वर्ष तक की मानी जाती है। यौवनारंभ में सामाजिक विकास अधिक नहीं होता, इसलिए कभी कभी इसकी पठार से तुलना की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि 13 से 19 वर्ष तक की आयु में बालक का विकास लगभग हो चुका होता है। यौवनारंभ में यह विकास ना के बराबर होता है। लेकिन आगे देखिए, लेकिन किशोर अवस्था में समायोजन के लिए व्यक्ति को नए नए व्यवहारों को सीखना होता है। इस प्रकार परिवर्तन की इस अवस्था में सामाजिक व्यवहार में बदलाव आता है। बच्चों, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं कि इस अवस्था में सामाजिक व्यवहार में बदलाव आता है। यानी कि जैसा कि आपको बताया था कि सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन इस अवस्था में आते हैं, यानी कि इस अवस्था में ही बालक का सामाजिक विकास होता है। हर्लॉक 1975 के अनुसार इस अवस्था में प्रमुख सामाजिक व्यवहारों में नेताओं जैसे में नवीन मूल्यों से मतलब बेटा है हमारे कर्तव्य, हमारे आदर्श, नैतिक कर्तव्य, ठीक है। दूसरों का सम्मान करना, ठीक है, सम्मान करना, किसी भी चीज को हानि नहीं पहुंचाना, ये सब हमारे क्या है, मूल्य हैं। सफल समूह के साथ समायोजन एवं सामाजिक अनुमोदन के नए मूल्यों की उत्पत्ति आदि शामिल है। यानी कि जब हम समाज में प्रवेश करते हैं, यानी जब हमारा समाज में हमारा दायरा बढ़ता जाता है, यानी कि हमारी मित्र मंडली, हमारे समूह, हमारे सहयोगी बढ़ते जाते हैं, तो हम उनसे बहुत सारे मूल्य भी हासिल करते हैं। मूल्यों का मतलब कुछ अच्छी बातें उनसे हमें सीखने को मिलती है। अतः जब तक व्यक्ति अपने समाज के विभिन्न सदस्यों के विचारों, भावनाओं, आदर्शों और व्यवहार को भलीभांति समझ नहीं लेता, तब तक उसके लिए उत्तम प्रकार का सामाजिक समायोजन स्थापित कर पाना मुश्किल है। कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम सामने वाले के विचार, उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम समाज में समायोजन नहीं स्थापित कर सकते। जैसा कि हर्लॉक ने बताया है कि समाज का एक अच्छा सदस्य बनने के लिए सामाजिक सम्मान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति सामाजिक नियमों एवं सामाजिक मूल्यों का सम्मान करे। यानी कि समाज में जो नियम बनाए गए हैं, नियमों से तात्पर्य वो कायदे कानून, ठीक है, सामाजिक मूल्यों का सम्मान करें। मूल्य जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे नैतिक कर्तव्य और समाज द्वारा प्रमाणीकृत स्वीकृति नियमावली को अपनाएं। नियमावली से तात्पर्य है कि नियमावली से तात्पर्य है कि जैसे कुछ कानून बनाए गए हैं तो हमें उन कानूनों का निश्चित रूप से पालन करना है। किशोरों के लिए तभी संभव है जब व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को भलीभांति समझ ले, तब व्यक्ति के भीतर सामाजिक परिपक्वता विकसित होने लगती है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम समाज में प्रवेश करते हैं तो हमें उस समाज के आदर्शों को, मूल्यों को अपनाना पड़ता है, तभी हमारी उस समाज में प्रतिष्ठा बन सकती है। अतः सामाजिक परिपक्वता विकसित होने लगती है या हो सकती है। ओके, देखिए, किशोर अवस्था में सामाजिक भावना जोर पकड़ने लगती है और किशोर किशोरियों में माता पिता की छत्र छाया से अलग अपने समूह में अधिक आनंद और संरक्षण के भाव की अनुभूति होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किशोर अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें हम माता पिता के विचारों से सहमत नहीं होते, पर जो हमारे साथी होते हैं, हमारे आसपास के मित्र होते हैं, उनसे क्या होता है, हम अपने मन की बातें शेयर करते हैं और उन्हें क्या मानने लगते हैं, उन्हें अपना घनिष्ठ समझने लगते हैं और उनसे हमें अधिक आनंद की अनुभूति होने लगती है। देखिए, वहां तक कि वह अपने समुदाय के लिए सर्वस्व अर्पण करने को तत्पर रहता है। यानी कि जो हमारी मित्र मंडली है उसके लिए हम कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। माता पिता का दखल और उनके कड़े नियंत्रण से भाग निकलने के लिए बेचैन रहता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि माता पिता का दखल हमें पसंद नहीं होता और उनके कड़े नियंत्रण, यानी जो बाउंडेशंस होती है, उनसे निकलने के लिए हमारा दिल क्या रहता है, बेचैन रहता है। अपने मित्र का चयन स्वयं करता है। आपने देखा होगा कि आपके माता पिता यदि कहें कि आप इसको मित्र बना लीजिए,
तो हम थोड़ी उसको मित्र बना लेते हैं। जब तक हम खुद अपने मित्र का चयन नहीं करते, तब तक हम सामने वाले को अपना मित्र नहीं मानते हैं। आगे देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व संभालने की वृत्ति भी जागती है। किशोर अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, हमारी वृत्ति यानी भावना, यानी हमारी जिम्मेदारियों की भावना भी जागने लगती है। किशोर समाज में अपना एक स्थान बनाना चाहता है और वह ये चाहता है कि लोग उसके महत्व को स्वीकार करें। वह जीवन का एक ऐसा दर्शन चाहता है जो उसे सुख, शांति और सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करे। मतलब जो उसके आसपास का माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसमें ऐसे लोग होने चाहिए जो उसका सहयोग कर सके, उसके जो विचार हैं उनसे हाँ मिला सके, उसके तर्क को स्पष्ट कर सके। किशोर इस अवस्था में सामाजिक दबाव और संबंधों से सामना करता है और वह ऐसा कार्य करके दिखलाना चाहता है कि समाज उसकी आलोचना की बजाय उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करे। यानी कि बालक को ऐसा कुछ करके दिखाना है जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बने। उसके लिए उसे नैतिक कर्तव्यों का पालन करना होता है। तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास, ये हम पढ़ चुके हैं कि किशोर अवस्था में बालक में सामाजिक विकास जब विकसित होता है तब व्यक्ति अपने समाज के विभिन्न सदस्यों के विचारों, भावनाओं, आदर्शों और व्यवहारों को भली भांति समझ नहीं लेता। यानी कहने का तात्पर्य कि इन सबको समझने के पश्चात ही बालक का सामाजिक विकास होता है। देखिए, भावनाओं, आदर्शों, व्यवहारों को भली भांति समझना, यानी ये समझना जरूरी है, तब उसके लिए उत्तम प्रकार का सामाजिक समायोजन स्थापित कर पाना मुश्किल है। बेटा मुश्किल का तात्पर्य है क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि विभिन्न सदस्यों के विचारों, भावना, आदर्शों तथा व्यवहार को भली भांति समझ नहीं लेता। यानी कि उसे इन सबको समझना होगा, तभी वह उत्तम प्रकार का सामाजिक समायोजन यानी कि आसपास के माहौल से समायोजन स्थापित कर सकता है। ओके, आगे देखिए, संवेगात्मक विकास पढ़ चुके हैं, सामाजिक विकास पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास। जैसा कि मैंने आपको बताया था, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य होता है जानना, यानी आसपास के वातावरण में क्या चल रहा है उन सबको जानना, उनके विचारों को समझना आदि। अब देखिए, किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास। किशोर अवस्था में नैतिक विकास में विशेष परिवर्तन नहीं आ पाता क्योंकि बालक उचित और अनुचित व्यवहार के कारण और प्रभाव को समझने लगता है। यह अवस्था ऐसी होती है कि बच्चा क्या समझने लगता है, अच्छा और बुरा, उसको दोनों चीजें समझने आने लगती है कि समाज उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। अच्छा व्यवहार कर रहा है तो वो क्या है, उसके लिए उचित है, और अगर उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है तो वो क्या है, अनुचित है। बालक किशोर अवस्था से पूर्व जो कुछ नैतिकता सीख चुका होता है उसको ही व्यवहार में लाता है। किशोर अवस्था से पूर्व जो भी उसने सीखा था उसको नैतिकता में लाता है, यानी कि समाज के सामने उसको प्रदर्शित करता है। उसकी आक्रामकता बढ़ जाती है। इस अवस्था में जिन बालकों में नैतिक मूल्यों का अभाव होता है, नैतिक मूल्यों का अभाव मैंने आपको बताया था, जैसे कई बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते, बड़ों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। देखिए जैसे इसमें भी दे रखा है, इस अवस्था में जिन बालकों में नैतिक मूल्यों का अभाव होता है उनका अपने अध्यापकों और सहपाठियों के साथ दुर्व्यवहार करना, विद्यालय के बाहर धूम्रपान करना, विद्यालय की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, अपने विरोधियों से हाथापाई करना, परीक्षा में नकल करना, धमकी देना, लड़कियों के साथ अश्लील व्यवहार करना जैसे दोष दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जो बच्चे नैतिकता को नहीं समझ पाते अर्थात अपने मूल्यों को नहीं समझ पाते, वो बच्चे ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे किशोर अपराधी प्रवृत्ति अपनाते हैं। इन किशोरों का पारिवारिक वातावरण असंतुलित होता है। इन परिवारों की लड़कियों का भी नैतिक व्यवहार अनुकूल नहीं होता, वे भी अपराधी प्रवृत्ति से लिप्त होती है। देखिए बच्चों, जैसा कि हम परिवार में सीखते हैं, आसपास के माहौल से सीखते हैं, वही चीजें हमें समझ में पाती है और उसी चीज को हम अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर हमने अपना अच्छा सीखा है तो हमारे मूल्य अच्छे होंगे, अर्थात हमारा नैतिक व्यवहार अच्छा होगा। और यदि हमारे आसपास का वातावरण ऐसा ही है और हमने अच्छी चीजें नहीं सीखी है तो हम समाज में उसको ही प्रदर्शन करते हैं, तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं बन पाती।
अब देखिए, किशोर अवस्था में नैतिकता का स्वरूप पूरी तरह जड़ जमा चुका होता है। जड़ जमाना यानी कि आपने बाल्यावस्था में जो कुछ सीखा था वो सभी आप किशोर अवस्था में अपनाते हैं। अगर आपने अच्छा सीखा था तो आपका व्यवहार अच्छा होता है। यदि आपके आसपास, जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं और घर में कुछ लोग हैं जो रोज लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या होता है, वही सब चीजें फिट रहती है। उनमें से 5-6 चीजें, क्या 8-10 चीजें यदि आप कैच कर लेते हैं और उन चीजों को रोज की दिनचर्या में अपना लेते हैं, तो किशोर अवस्था में भी आप यही सब चीजें करने लगते हैं। जबकि क्या होता है, एक बच्चा है, उसका परिवार बहुत अच्छा है, उसे स्नेह करता है, उसके सामने हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, उसने कभी लड़ाई झगड़े ऐसी चीजें नहीं देखी, सहयोग की, तो वो क्या करता है, समाज के सामने उसी चीज को दिखाता है, अपनी नैतिकता का वही स्वरूप प्रदर्शित करता है, तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। देखिए, किशोर अवस्था में किशोर स्वेच्छा से नैतिक मूल्यों का पालन करने लग जाते हैं। स्वेच्छा से यानी अपनी स्वयं की इच्छा से, समझ, उनमें सहनशीलता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास का विकास हो चुका होता है। उनका नैतिक व्यवहार पूर्ण रूप में वयस्कों के समान हो जाता है, क्योंकि 13 से 19 वर्ष तक या 20-21 वर्ष तक की आयु में बच्चे को सहन करने की शक्ति, आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मविश्वास का विकास बच्चे का हो चुका होता है। वह समझने लग सकता है कि कौन सी चीज उसको सहन करनी है, कौन सी चीज से उसे रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट मिलती है और कौन सी चीज उसे कॉन्फिडेंस देती है। उनका नैतिक व्यवहार पूर्ण रूप में वयस्कों के समान हो जाता है, यानी बड़ों के जैसा हो जाता है। नैतिक दृष्टि से परिपक्व किशोर के नैतिक मूल्य की समाज के लिए आवश्यकता को भली भांति समझ लेता है। इसलिए सामाजिक नियमों को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है, यानी कि समाज में जो हमारे लिए मूल्य बने हुए हैं, एक किशोर के लिए जरूरी है कि उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात उन नैतिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए वह व्यवहार करे। आगे देखिए, इस परिवर्तन का प्रभाव उसके सामाजिक विकास पर भी पड़ता है, जो इस प्रकार है, यानी कि जो नैतिक चीजें उसने सीखी है, जो अच्छी बातें उसने सीखी है, जो मूल्य उसने ग्रहण करते हैं, उसका सामाजिक विकास पर प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि बालक जो नैतिकता उसने सीखी है वैसे वो विचार बनाता है, वैसी भावनाएं उसके अंदर पैदा होती है, वैसे ही वो आदर्श अपनाता है, जैसे अच्छे बुरे, और व्यवहारों को भली भांति समझ लेता है। ठीक है, इसी से उसका सामाजिक विकास होता है। अब देखिए कैसे नैतिकता का समाज पर कैसे प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसके सामाजिक विकास पर कैसे प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट, बालक और बालिका दोनों ही अपने समूह की रचना करते हैं, यानी जो लड़के होते हैं वो लड़कों की मित्र मंडली बनाते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो लड़कियों की मित्र मंडली बना सकती हैं। ऐसा भी होता है कि लड़कों के मित्र लड़कियां हो सकती हैं, लड़कियों के मित्र लड़के हो सकते हैं। इनका उद्देश्य प्राय मनोरंजन होता है। इसकी पूर्ति के लिए वे निकट स्थानों की यात्रा, खेल, नृत्य, संगीत सुनना आदि पर समय व्यतीत करना चाहते हैं, यानी कि वे आपस में समूह में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जैसे आसपास कैफे में चले जाते हैं, कभी मूवी देखने चले जाते हैं, कभी एक साथ गाना सुनते हैं, तो इन सब में उनका टाइम स्पेंड हो जाता है। दूसरा देखिए, समूह की रचना के कारण बालकों में सहयोग, सहानुभूति, सद्भावना और नेतृत्व आदि गुणों का विकास होने लगता है। होता है ना कि हमारे 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त में से किसी के भी एक के प्रॉब्लम आती है तो 4 दोस्त उसके लिए खड़े रहते हैं। तो बालकों में सहयोग, सहानुभूति, यानी एक दूसरे के दुख को समझने लगते हैं और उनके प्रति अपनी भावना स्पष्ट करने लगते हैं। तथा नेतृत्व कैसे, जैसे कि हमारी मित्र मंडली 10 लोगों की है, तो 10 में से एक को हम मानते हैं ना कि हाँ अरे यार उसने बुलाया था, उसकी बात माननी पड़ती है। जैसे कि कक्षा है, कक्षा में भी एक मॉनिटर होता है तो उसका नेतृत्व चलता है। तो ये सब कैसे दिखाई देने लगते हैं, ये सब समूह में दिखाई देने लगते हैं। और समूह कब बनता है, जब हमारा सामाजिक दायरा बढ़ता है। आगे देखिए, इस अवस्था में बालकों में विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होने की रुचि बढ़ जाती है। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए वेशभूषा,
साज श्रृंगार और अन्य गुणों के दिखावा करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। कि आप देखिए 4th पॉइंट, किशोर अवस्था में किशोर की आयु बढ़ने के साथ साथ सामाजिक क्रियाओं के भाग लेने के अधिक अवसर प्राप्त होने लगते हैं एवं सामाजिक समायोजन बढ़ता चला जाता है। जैसे हम रैलियों में भाग लेते हैं, जुलूस में भाग लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, सामाजिक दायरा बढ़ने लगता है और हम धीरे धीरे समाज में समायोजित यानी अपने आप को समाज में ढालने लगते हैं। 5वां पॉइंट देखिए, इस अवस्था में मित्रों की संख्या प्रारंभ से सर्वाधिक होती है। मित्रता में दृढ़ता का आभास होता है। यानी कि किशोर अवस्था में क्या होते हैं, मित्र मंडली यानी हमारा समूह बढ़ता जाता है, किंतु यह प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। धीरे धीरे संख्या भी कम होने लगती है, क्योंकि मित्रों की अधिक संख्या के स्थान पर गुणकारी मित्र बनाने की आवश्यकता का ज्ञान होने लगता है। यानी कि अब जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है 20 से 21 वर्ष के पश्चात या 19 से 20 वर्ष के पश्चात, तो हम जान जाते हैं कि हमारी मित्र मंडली को अब हमें सीमित कर देना चाहिए। देखिए धीरे धीरे संख्या भी कम होने लगती है, क्योंकि मित्रों की अधिक संख्या के स्थान पर गुणकारी मित्र बनाने की आवश्यकता का ज्ञान होने लगता है। गुणकारी मित्र का मतलब ये नहीं है कि जो हमें लाभ पहुंचाते हैं। गुणकारी मित्र का मतलब है कि अब हम मित्र मंडली को सीमित कर देते हैं, उसमें हमारे दोस्त वही, हमारा दायरा मित्र मंडली में उतना ही रहता है कि जैसे कई दोस्त हमें समझ में आने लगता है कि कौन सही है कौन गलत है, तो हम सही चीज को, सही का चुनाव करने लगते हैं और सही लोगों के साथ अपना व्यवहार रखते हैं। अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि लड़कियों में मैत्री भाव लड़कों की अपेक्षा अधिक दृढ़ होता है। यानी कि जो लड़कियां हैं वो अपनी मित्रता ज्यादा घनिष्ठता से निभाती हैं। आगे देखिए 6वां पॉइंट, किशोर अवस्था में बच्चों को अपने बुजुर्गों से किसी न किसी बात पर संघर्ष और मतभेद हो जाता है। देखो बच्चों, किशोर अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारे विचार बड़ों से, बुजुर्गों से नहीं मिल पाते, तो आपस में मतभेद हो जाता है। माता पिता बच्चों को आदर्शों के अनुसार ढालना चाहते हैं और नैतिक आदर्श का उदाहरण प्रस्तुत करके उसके अनुसरण के लिए दबाव डालते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि जो उन्होंने उन्हें अच्छे गुण दिए हैं उनका वे अनुसरण करें, अर्थात उनका वे पालन करें। अनेक बार उनके ये विचार बच्चों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करने लगते हैं, लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जिसे किशोर समझ नहीं पाते, अर्थात वे उन पर तर्क करने लगते हैं और उन विचारों से वे सहमत नहीं होते, जिससे उनके मन में गलत भावना जन्म ले लेती है और विद्रोह के लिए वे आगे बढ़ने लगते हैं। अर्थात विद्रोह का मतलब ये नहीं है कि वे विद्रोह कर रहे हैं, विद्रोह का मतलब है कि वे अपने माँ बाप या बड़ों बुजुर्गों के विचारों से सहमत नहीं होते और उन पर तर्क करने लगते हैं, सवाल उठाने लगते हैं। आगे देखिए 7वां पॉइंट, इस अवस्था के अंतर किशोर बालक और बालिकाएं किसी न किसी चिंता या समस्या में उलझे रहते हैं। पढ़े लिखे परिवार में चिंता का मूल कारण अपने भावी कैरियर का निर्धारण होता है। यानी जो एजुकेटेड फैमिली होती है उसमें बच्चे का ध्यान यानी किशोर का ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटकता है, उसकी बस एक ही चिंता रहती है कि वह अपने कैरियर का निर्धारण कैसे करे या क्या करे, क्योंकि ना उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है, सिर्फ उसे ये देखना होता है कि उसे भावी कैरियर का निर्धारण कैसे करना है। इसके अतिरिक्त धन, प्रेम, विवाह एवं कौटुंबिक जीवन जैसी अनेक समस्याएं भी निरंतर बनी रहती है। एजुकेटेड फैमिली यानी कि मैं उन फैमिलियों की बात कर रही हूँ जिसमें बालक को सभी प्रकार की फैसिलिटीज मिल जाती है, लेकिन कुछ फैमिली ऐसी होती है जिसमें कई प्रकार की समस्याएं रहती है, धन की, विवाह की, कौटुंबिक जीवन जैसी। यानी कि जैसे मान लीजिए आप किसी के पिताजी किसान हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा भी किसान बने, क्योंकि उनके बाद में वो खेती कौन संभालेगा। लेकिन अगर बेटे का इंटरेस्ट किसान बनने में नहीं है और अपना सेल्फ बिजनेस करने में है, तो उसके सामने ये समस्या निरंतर बनी रहती है कि उसे करना क्या है। ये समस्याएं किशोर बालक और बालिकाओं के सामाजिक विकास की गति को तीव्र या मंद, उचित अनुचित दिशा प्रदान करती है।
उचित तो जैसे मैंने आपको बताया, किसी को कोई समस्या नहीं है, सिर्फ अपने कैरियर की समस्या है, केवल उसे एक ही चीज़ सोचनी है, मेरा कैरियर। तो वो बच्चा क्या होता है, उचित दिशा में चला जाता है। और किसी बच्चे के सामने सारी समस्याएं आ जाती है, आर्थिक तंगी भी रहती है, उसे अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है, अनेक प्रकार की, तो वह अनुचित दिशा में चला जाता है। आगे देखिए, गायर और वाइट के अनुसार इस अवस्था में ग्रामीण बालकों पर परिवार का एवं शहरी बालकों पर मित्रों और बाहर वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में ग्रामीण बालकों पर परिवार का, देखो जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके अपने अलग पहले से उनका डिसाइड होता है कि उन्हें क्या करना है। किसान को खेती करनी है, किसी नाई का बच्चा है, उसे वही व्यापार मतलब वही काम संभालना है, ठीक है। तो सबके अपने गांव में किसी की किराने की दुकान है तो उसे किराने की दुकान पर बैठना है। तो गांव वैसा ऐसा नहीं है, आज की जनरेशन को देखा जाए, आज के ज़माने में देखा जाए तो गांव व शहरों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं जहाँ ऐसा होता है। और शहरी बालकों पर मित्रों का यानी उनकी सर्किल ऐसी होती है और उनका एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है जो उन्हें एजुकेशन की ओर खींचता है। अब देखिए लास्ट 9वां पॉइंट, इस अवस्था में बालकों में पराहम अर्थात नैतिकता की भावना भी पैदा होती है। एक तरीके से हम पराहम का मतलब ईगो भी मान सकते हैं और नैतिकता, दोनों ही है बेटा। नैतिकता तो ऐसे है कि इस अवस्था में बालकों में नैतिकता की भावना भी पैदा होने लगती है। नैतिकता कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, ठीक है। और सांस्कृतिक मूल्यों और व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा किशोर में आत्मनियंत्रण की क्षमता पैदा होती है। यानी कि इस अवस्था में हम सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं, समाज के सामने अपनी प्रतिष्ठा को बनाना चाहते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक मूल्यों एवं व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा किशोर में आत्मनियंत्रण की क्षमता पैदा होती है। अब वह अपने आप को नियंत्रित कर सकता है। तो हमने ये 9 पॉइंट पढ़ लिए हैं कि किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास जो कि नैतिकता से संबंधित है, हमारे नैतिक मूल्य कर्तव्यों को हमें पालन करना होता है, इनका कैसे सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, इसमें हमने देखिए ये 9 पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब हम ये देखेंगे कि 9 जो हमने पॉइंट पढ़े उसमें हमने पूरा सारांश क्या सीखा है। देखो, सामाजिकरण की प्रक्रिया उपरोक्त अवस्थाओं में ही समाप्त नहीं हो जाती, वरन यह आजीवन चलती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे भाषा के ज्ञान, अच्छे बुरे की पहचान, उत्तरदायित्व का एहसास और जीवन मूल्यों के निर्धारण के कारण उत्तरोत्तर सरल होती जाती है। किशोर अवस्था के पश्चात भी यह प्रक्रिया युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था से गुजरती है। व्यक्ति अनेक नए पद ग्रहण करता है और उसके अनुरूप भूमिका भी निभाता है, ठीक है। देखिए, ये जो सामाजिकरण की यानी सामाजिक विकास की प्रक्रिया है, वह धीरे धीरे अच्छे बुरे की पहचान कराती है, हमें अपने उत्तरदायित्व जिम्मेदारियों का एहसास कराती है, हमारे जीवन में क्या मूल्य हैं, उन्हें हमें कैसे निभाना है, यह हमें समझाती है। किशोर अवस्था के पश्चात भी एक प्रक्रिया युवावस्था में प्रौढ़ा और वृद्धावस्था से गुजरती है, ठीक है। व्यक्ति अनेक नए पद ग्रहण करता है, यानी कि जीवन में अनेक पद ग्रहण करने का मतलब है जैसे एक बालक भी किशोर बनता है, उसके बाद वयस्क बनता है, प्रौढ़ बनता है, वृद्ध बनता है, उसी प्रकार कोई असिस्टेंट बनता है, फिर जनरल असिस्टेंट बनता है, फिर मैनेजर बनता है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम चैप्टर 2 आगे का कल पढ़ेंगे।